हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। अपनी यूनिवर्सिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हर दिन हम लोग बहुत बार ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि यूजीसी नेट को क्वालिफाई क्या कैसे करें, क्या इसके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे अपने को प्लानिंग करनी है। ये चीजें हम बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो चीज हमारे अंदर से ये चीज पैदा कर सके कि हाँ, क्यों जरूरी है भाई, ये क्या फायदे हैं आपको, इसके क्या अवसर आपको मिलेंगे ये क्लियर करने के बाद में, ताकि हम अपने माइंड में क्लियर रहे। क्योंकि विजन अगर अपना क्लियर रहता है, अपना मोटो अगर क्लियर रहता है, अगर अपना एम क्लियर रहता है कि हाँ, इसको करने के मुझे ये बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि विदाउट बेनिफिट्स हम किसी भी चीज को नहीं करते। तो बेनिफिट्स अगर हमें पता होंगे, हमारे माइंड में वो चीजें क्लियर रहेगी, तो हम उसके बाद में जैसे ही हमारा जो एग्जाम क्लियर होगा, तो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे को मिल सकेगी। और एक चीज जो अगर तक जब तक हमें अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं होता, हम उस चीज के लिए इतने दृढ़ निश्चय नहीं हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आफ्टर नेट जेआरएफ क्या, ठीक है। तो वही चीज आज हम डिस्कस करेंगे, और इसको हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब आप लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, यानी कि आप पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। अब है कि ठीक है मैम, रिजल्ट आ गया, हमारा नेट क्वालिफाई हो गया, हमारा जेआरएफ हो गया, क्या हम लोग सीधे के सीधे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च स्कॉलर के लिए? इसके लिए आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा तो इसमें आपको दो चीजें दिखाई देती है कि एक जिन बच्चों का सिर्फ नेट हुआ है, और एक जिन बच्चों का जेआरएफ हुआ है ना। जिन बच्चों का नेट हुआ है वो भी इनरोल कर सकते हैं पीएचडी के लिए, जिन बच्चों का जेआरएफ हुआ है वो भी इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? लेकिन मैं एक चीज बता देती हूँ, अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको जो फेलोशिप मिलेगी, जो यूजीसी नेट जेआरएफ फेलोशिप है, आपकी जेआरएफ की जो फेलोशिप है वो कब मिलेगी? जब आप लोग किसी कॉलेज में किसी पीएचडी की एडमिशन कर लेते हो, किसी यूनिवर्सिटीज में, किसी कोई भी एक जो इंस्टीट्यूशन है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, जो इस गाइडलाइन में आता है, तो वहां से अगर आप अपनी पीएचडी कर रहे हो तभी आप लोगों को फेलोशिप मिलेगी। अदरवाइज वो स्कोर कार्ड आप लेकर घूमते रहोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है विद इन 2 ईयर। यानी कि अगर आप लोगों का आज आपका स्कोर कार्ड आया है, उसके स्कोर कार्ड आने के बाद, यानी कि जैसे आज आपको अलॉट हो गया कि आपको जेआरएफ मिल रहा है, जेआरएफ मिलने के 2 साल बाद आप लोग जो है वो 2 साल के विद इन दिस 2 ईयर, है ना, आपको कहीं ना कहीं इनरोल करना पड़ेगा, तभी आप उसका बेनिफिट्स उठा सकते हो। इसीलिए हम लोगों को जैसे ही अपना ये एग्जाम क्लियर होता है, हम लोगों को सर्चिंग में लग जाना चाहिए, या अपने माइंड में पहले से क्लियर रखना चाहिए कि मुझे इस यूनिवर्सिटी से, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो मिर्जा इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, है ना, तो वहां पे भी अपने को वो सारी चीजें अपने माइंड में पहले से क्लियर रखनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ पे पढ़ने से क्या मैम, रिसर्च स्कॉलर का क्या बेनिफिट्स? तो रिसर्च स्कॉलर के बेनिफिट ये है कि आपको क्या मिलेगी? फेलोशिप मिलेगी, और एक बहुत अच्छा जो अमाउंट है 40,000 के आसपास जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। और ये बहुत अच्छा अमाउंट है जो 2 साल तक आपको जेआरएफ के टाइम पे, फिर एसआरएफ में और उसमें इंक्रीज हो जाता है, नियर अराउंड 45 टू 48 के आसपास आपको अमाउंट पर मंथ मिलता है। यानी कि आपकी पीएचडी और ये पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं। सीधी सिंपल सी बात है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है। अब आती है कई बच्चों के दिमाग में कि मैम, नेट स्टूडेंट का पीएचडी में तो इनरोल कर लेंगे, पीएचडी में एडमिशन भी ले लेंगे, लेकिन मैम क्या उनको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी? उनको ये वाली फेलोशिप नहीं मिलेगी, उनको जेआरएफ नहीं मिलेगा, लेकिन उनको काफी सारी अलग अलग जो फेलोशिप है वो मिलेगी। जैसे हम लोग बात करते हैं पीएम, प्रधानमंत्री जो रिसर्च फेलोशिप है, प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने भी एक जो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के नाम से एक फेलोशिप है होती है, वो मिलती है। फिर आती है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, फिर इसी तरीके से नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट के लिए, और नेशनल फेलोशिप फॉर एसटी स्टूडेंट के लिए। इसके लिए अपने को अप्लाई करना होता है, आपको देखते रहना होता है, विजिट करना रहता है। सिर्फ हमें ये एग्जाम क्लियर हो गया इतने मात्र से काम नहीं चलता है, हमें आगे और चीजें भी टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है, कहाँ पे क्या है, इनरोल करने के बाद में एडमिशन ले लिया उसके बाद में भी हमें देखते रहना पड़ता है कौन सी फेलोशिप के फॉर्म चल रहे हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो रिसर्च स्कॉलर है, ये आप पीएचडी में एडमिशन के दौरान
आपने एडमिशन ले लिया, पीएचडी में एडमिशन के बाद में आपको ये बेनिफिट होंगे। अगर जीआरएफ है तो क्या बेनिफिट होगा, अगर आप लोगों का नेट है तो क्या होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। ओके, फिर अगर अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक बहुत सुनहरा अवसर वो है आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ना, अगर आप एग्जाम देते हो, काफी बच्चे ऐसे थे, मैं ये चीज इसलिए क्लियर कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एमए सेकेंड ईयर में होंगे, एमए फर्स्ट ईयर में होंगे, उनको लग रहा होगा अभी से क्यों करें हम लोग। वो अभी से इसलिए करना जरूरी है, बाय चांस जैसे ही आप एमए सेकेंड ईयर में होते हो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाती है। मजबूत क्या करना है, सबसे ज्यादा आप किस पे काम करना है, अपने सेकंड पेपर पे काम कर रहे हो, वो तो आप पढ़ ही रहे हो एमए के साथ में, उसको और अच्छा करो, उसको अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार करना स्टार्ट करो। साथ साथ में आप लोगों का नेट का भी तैयारी हो जाएगी। फिर आपको फर्स्ट पेपर थोड़ा एडिशनल पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे इस बार एग्जाम में ऐसे थे जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि उन्होंने पेपर क्लियर कर दिया है, लेकिन इंटरव्यू तभी होगा जब आप लोगों का जो नेट है वो क्वालिफाई है, तभी ये मिनिमम इलिजिबिलिटी जो है वो मिनिमम इलिजिबिलिटी आपकी नेट ही है। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप ये एग्जाम नहीं दे, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। ठीक है ना, यानी कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। ओवरऑल यही है कि आपका नेट जब तक क्वालिफाई नहीं है तो आप लोग फाइनल इंटरव्यू नहीं दे सकते और फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का नहीं होगा, चाहे आपने पेपर में कितनी मेहनत करके आपने पेपर क्लियर कर दिया है। सिंपल सी कहानी ये है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी आप देख रहे हो एमपी के अंदर अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आने वाली है, बहुत सारी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वहां पे भी आपके वैकेंसीज निकलती रहती है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी जो अपन बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस जो है वो इन्हीं को ही देनी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, डीम्ड यूनिवर्सिटी को। उसके बाद आपको जो आपकी कोई भी पीसीएस जो एग्जाम होते हैं आप लोगों का यहाँ पे जो करवाती है, जैसे आरपीएससी है राजस्थान में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है, एमपी में एमपीपीएसएस करवाती है, यूपी में वैकेंसी आने वाली है। तो सबके अंदर यहाँ पे जो अगर अपन बात करते हैं तो आप इसमें भी इनरोल तभी कर पाओगे, आप इसमें भी जो है फाइनल सिलेक्शन तभी कर पाओगे तब जब आपके पास में नेट है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। कई बच्चों के माइंड में आता है कि मैम हमारा नेट भी हो गया, हमारा जेआरएफ भी हो गया, देन हमें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, पीएचडी में इनरोल जरूर करो, क्योंकि पीएचडी करने के बेनिफिट्स अभी आपको पता नहीं है। पीएचडी आपके पास होगी तभी आप असिस्टेंट से जो आगे एसोसिएट प्रोफेसर है उसमें आप लोगों का प्रमोशन होगा, क्योंकि वो आपके लिए क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, वो पीएचडी मांगेंगे जब आपका प्रमोशन चाहिए होगा। तो पीएचडी अगर हमारी पहले से ही हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोच के नहीं क्या यार पीएचडी करके क्या कर लेंगे, पीएचडी करने के बेनिफिट्स हमें पता चलेगा जब हम लोग जॉब में चले जाएंगे, है ना। और भी है कि बहुत सारी चीजों के अंदर हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जैसे आप रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी होगी तो आपके प्रमोशन में हेल्प मिलेगी, पीएचडी होगी तो आपकी सीवी इंप्रूव होगा, है ना। आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे पता चलेगी कि क्या बेनिफिट है आपकी पीएचडी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब आपका नेट और जेआरएफ दोनों हो जाता है तो पीएचडी में एनरोल करके आप जेआरएफ की स्कॉलरशिप उठाओ, वहां से फेलोशिप उठाओ, और फिर उसके साथ साथ आप अपनी एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी तैयारी करते रहो। तो ये ज्यादा अच्छा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी चलती रही, साथ साथ में आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं आएगा, है ना। जो आपकी मंथली जो आप लोगों की इतनी अच्छी फेलोशिप आ रही है वो आपको एक अलग से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं रिसर्च एसोसिएट। तो रिसर्च एसोसिएट ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, ठीक है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल है ये। कॉन्ट्रैक्ट पे हमें जो कई डिफरेंट प्रोजेक्ट, जिसको प्रोजेक्ट एसोसिएट भी कह सकते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट है एक यूनिवर्सिटी के अंडर में चल रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन के अंडर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां पे भी वो लोग इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं वो नेट रखते हैं कि नेट क्वालिफाई होना ही चाहिए। नेट अगर आप लोगों का क्वालिफाई है तभी हम आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, क्योंकि इसमें पहले इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में आपको वो वहां पे जो है आपको रिसर्च एसोसिएट के लिए आपको एलिजिबल मानते हैं, अदरवाइज वो इसमें आपको बिल्कुल आपका इंटरव्यू कॉल भी नहीं करते हैं। तो रिसर्च एसोसिएट है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल, लेकिन बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है, विद एचआरए मिलता है। जैसे आप देख रहे हो कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, वहां पे अगर आपके सब्जेक्ट का जो आपका सेकंड पेपर है उसकी रिगार्डिंग आपको सर्च करते रहना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में इसकी पोस्ट है, इसकी पोस्ट निकलती रहती है टाइम टू टाइम, है ना।
तो कौन सी पोस्ट जो है वो निकल रही है, वहां पे आपको अपना जो सेकंड सब्जेक्ट जो आपका है, जो मेन डोमेन सब्जेक्ट है, उस पे आप लोग वहां पे जो है सर्चिंग में जब डालोगे तो वहां पे आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वहां पे डिमांड है रिसर्च की, वहां पे पोस्ट खाली है, तो आप वहां पे जो है अपना सीवी जो है सबमिट कर सकते हो। और जब आपका नेट क्वालिफाई होगा तभी वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और फिर उसके बाद आपको विद एचआर एक बहुत अच्छा अमाउंट नियर अराउंड 70-80 के आसपास आपको पर मंथ दिया जाता है ना। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। फिर है पीएसयू जॉब, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो जॉब्स होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आप लोगों का सीवी वगैरह इंप्रूव होता है। अगर आपके पास नेट है तो वो आपको प्रीफरेंस देते हैं, है ना। जिनके पास नेट होगी उसका एक अलग जो है वो सीवी स्कोर होगा, वो आपका जो है सीवी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हाँ भाई बंदे में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। क्योंकि आप सोचो, मैंने कल परसों ही आप लोगों को एक चीज बताई थी कि वो 7% में आना बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोग ओवरऑल इंडिया एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 7 to 8% लोगों में आप आ रहे हो जब आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है ना। बहुत बड़ी बात है ये। और जब आपका जीआरएफ होता है तो आप 0.7 है ना, 0.7% पीपल में आप आ रहे हो, तो आप ये बहुत अच्छी चीज है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों प्राइवेट जॉब की। तो प्राइवेट जॉब, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर जैसे आपको एजुकेशन का लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस एजुकेशन वाली लाइन में जाने से बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन वहां पे अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगी कि नहीं, आपको अभी के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा एक अलग माइंडसेट होता है। वहां पे आपको फुल फोकस करना पड़ता है। फिर आप अपनी स्टडी जो आप फर्दर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हो, फर्दर आप लोग एक बहुत अच्छे जो आपकी पोस्ट है उसके लिए सोच रहे हो, तो फिर वहां से धीरे धीरे वो माइंड का डाइवर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को हम अपनी रिसर्च से जुड़े रहें, उन चीजों के बारे में देखना चाहिए, हम अपने सब्जेक्ट से जुड़े जुड़े रहें, वो सारी चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है। ओके। फिर अगर अपन बात करते हैं तो आर्टिकलशिप, एडिटरशिप, रिसर्च गाइड, है ना, ये सारी चीजें अगर अपन कर सकते हैं। अगर हमारे पास में नेट क्वालिफाई है तो हम लोग इनरोल कर सकते हैं कि हम एक अच्छे आर्टिकल्स को लिख सकते हैं, क्योंकि नेट क्वालिफाई एक टैग लगाता है। हो सकता है आप पहले भी बहुत अच्छे आर्टिकल जो है वो लिख रहे हो, या बहुत अच्छे आर्टिकल जो लोगों के हैं वहां से आप हायर कर सकते हो, वहां से आप बहुत अच्छा एक अमाउंट आप लोगों को मिल सकता है ना। फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हो, वहां पे वो एक वर्ड, सिंगल वर्ड पर वर्ड आपको एक जो है वो अच्छा अमाउंट पे किया जाता है। तो वो सारी चीजें हैं कि आप बहुत अच्छे रिसर्च पेपर लिख सकते हो। रिसर्च पेपर आप पहले से लिख रहे थे, लेकिन वो प्रेफरेंस कब देंगे आपको, वो आप पे बिलीव कब करेंगे, जब आप लोगों के पास में नेट होगा या आपके पास जेआरएफ होगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे बेनिफिट्स आप लोगों के लिए है प्यारे बच्चों। क्योंकि अगर हम लोगों ने अपना सबसे पहले कोई भी चीज अपन करने के लिए जाते हैं तो हमारे माइंड में हजारों क्वेश्चंस आते हैं, क्यों ये चीज, क्यों ये चीज, क्यों, क्या मुझे क्या फायदे होंगे, क्या मेरे को नुकसान होंगे, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। तो सबसे पहले जो चीजें हैं ये बेनिफिट्स आपके माइंड में रहेंगे कि देख भाई, अगर तेरा जेआरएफ भी अगर नहीं हो पा रहा है, तेरा नेट भी हो रहा है, तो भी तेरे पास में स्कॉलरशिप है, तो भी तू पीएचडी में एनरोल कर सकता है, तो भी तेरे को ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कोई बात नहीं, जेआरएफ पीएचडी में एनरोल करने के बाद अगली साल फिर से तैयारी करो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है तो वो इस बार क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर अपना गोल क्लियर है, अपने को उसके आगे फ्यूचर में क्या हमारे को उसकी नीड होगी वो चीजें क्लियर है, तभी आप उसके लिए डेडिकेशन के साथ लग पाओगे, अदरवाइज आप लोग नहीं लग सकते हैं। और अगर प्यारे बच्चों, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जो आप 2026 के लिए सोच रहे हो जून एग्जाम के लिए, तो अपनी यूनिवर्सिटी की होल टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है। आप देख भी रहे हो कि आप लोगों के लिए कितना अच्छा कंटेंट अब तक लेकर आई है, और आगे भी इसी तरीके से अपन लोग लगे रहेंगे और अच्छे से जो है इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते रहिए ऐसे वीडियोस के लिए अपनी यूनिवर्सिटी पे। थैंक यू।